गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. राजकोट के दलित व्यक्ति की मौत के कुछ दिनों बाद उसके दोस्त की भी पुलिस यातना के कारण मौत हो गई। राजेश सोलंकी को भी पुलिस ने 14 अप्रैल को गोपाल राठौड़ के साथ उठाया था, जिनकी 2 दिन बाद मौत हो गई। राजकोट शहर के खोडियार नगर इलाके के निवासी 40 वर्षीय मृतक राजू उर्फ राजेश सोलंकी को उसके पड़ोसियों के साथ झगड़े के बाद 14 अप्रैल की देर रात को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने उठाया था। कथित पुलिस यातना के कारण राजकोट में एक दलित व्यक्ति हमीर उर्फ गोपाल राठौड़ की मौत के एक हफ्ते से अधिक समय बाद बुधवार को उसके दोस्त ने भी कथित तौर पर पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया। राजकोट शहर के खोडियार नगर इलाके के निवासी 40 वर्षीय मृतक राजू उर्फ राजेश सोलंकी को उसके पड़ोसियों के साथ झगड़े के बाद 14 अप्रैल की देर रात को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने उठाया था। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा करने से पहले प्रताड़ित किया। 2. तटीय सड़क को समुद्री लिंक से जोड़ना, वॉलस्ट्रिंग आर्च ब्रिज के लिए गार्डर रात में लॉन्च किए जाएंगे। इस पुल का निर्माण नागरिक अधिकारियों के लिए एमसीआरपी परियोजना को पूरा करने के अपने प्रयास में एक बड़ी बाधा थी। मध्य मुंबई में वर्ली को मरीन लाइन से जोड़ने वाले कोस्टल रोड के 10.5 किलोमीटर लंबे दक्षिणगामी कैरिजवे का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। वो स्ट्रिंग आर्च ब्रिज के लिए 136 मीटर का स्टील गर्डर, जिसे मुंबई कोस्टल रोड को बांद्रा वर्ली सी लिंक BWSL से जोड़ने के लिए बनाया जाना है, गुरुवार की तड़के वर्ली पहुंच गया। 2000 मैट्रिक टन वजन वाले गर्डर को वर्ली से 65 किलोमीटर दूर रायगढ़ में न्हावा शेवा घाट से अरब सागर के माध्यम से ले जाया गया था। बृहन मुंबई नगर निगम PMC के अनुसार यह भारत का सबसे लंबा आर्च ब्रिज होगा जो खुले समुद्र से होकर गुजरेगा। 3. आदेश के बावजूद महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को बहाल नहीं किया गया, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने रक्षा सचिव को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की अपील खारिज करने के बाद भी लेफ्टिनेंट कर्नल नंदिता सतपथी को बहाल नहीं किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ दिल्ली में है। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को सेवा में बहाल करने का निर्देश देने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के आदेश को लागू न करने से नाराज नई दिल्ली में न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष ने रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने को 8 मई को तलब किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल नंदिता सतपथी की सेवा में बहाली का आदेश अप्रैल 2023 में पीठ द्वारा दिया गया था। रक्षा मंत्रालय MOD ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपील की थी, जिसने इसे सितंबर 2023 में खारिज कर दिया था। 4. शिमला कांग्रेस विधायक ने भाजपा में शामिल हुए 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के खिलाफ हिमाचल ITC का रुख किया। हरीश जनार्था ने तीनों के इस्तीफे के पीछे भाजपा के दबाव का आरोप लगाया, जिन्होंने अदालत का रुख करते हुए कहा कि स्पीकर ने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं। अपनी याचिका में कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि 3 स्वतंत्र विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर 22 मार्च को जब उन्होंने स्पीकर के कार्यालय को अपना इस्तीफा सौंपा तो उनके साथ भाजपा नेता भी थे। शिमला निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 3 स्वतंत्र विधायकों ने दबाव में अपना इस्तीफा सौंप दिया था और मांग की कि उनके इस्तीफे स्वीकार करने की उनकी याचिका खारिज कर दी जाए। निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के दबाव में इस्तीफा दिया था। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से उनके इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की, जिनके पास इस्तीफों की परिस्थितियों की जांच करने का अधिकार है। जनार्था ने कहा, मैंने अपनी याचिका में तथ्य पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि जब निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दिया तो वे दबाव में थे। 5. चीनी अर्थशास्त्र के चुनावी मुद्दा बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि 60% से अधिक मिलें किसानों को पूरा भुगतान करती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से गन्ना और इस उद्योग से जुड़ा अर्थशास्त्र कम से कम 12 सीटों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी जिसने किसानों की बकाया राशि शीघ्र जारी करने को प्रेरित किया। महाराष्ट्र में चीनी उद्योग को अप्रत्याशित लाभ से उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस सीजन में महाराष्ट्र में किसानों को उनके गन्ने की उपज का भुगतान चुनावी मुद्दा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 207 चीनी मिलों में से जिन्होंने 2023-24 गन्ना पेराई सीजन के लिए परिचालन शुरू किया था, उनमें से 127 ने किसानों को पूरा भुगतान कर दिया है। 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र में मिलों ने किसानों से 1060.69 लाख टन गन्ना खरीदा और सरकार द्वारा घोषित उचित पारिश्रमिक मूल्य FRP के अनुसार उन्हें 32,803 करोड़ रुपए का भुगतान करना था।
मिलों ने 31,416 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और अभी भी 1,387 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना बाकी है, जबकि 127 मिलों ने पूरा भुगतान कर दिया है, उनमें से 80 का बकाया है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अगले पेराई सत्र की शुरुआत से पहले यह बकाया चुका दिया जाएगा। 6. सौरभ भारद्वाज ने मेयर चुनाव रोकने, आपको एमसीडी से बाहर करने की साजिश का आरोप लगाया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र मेयर चुनाव रोकने और एमसीडी से आपको बाहर करने की साजिश रच रहा है। मंत्री ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर उन्हें दरकिनार कर मेयर चुनाव कराने के लिए एक पीठासीन अधिकारी को नामित करने में नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। पीठासीन अधिकारी को नामित करने का प्रस्ताव मुझे दरकिनार करते हुए गुप्त रूप से उपराज्यपाल को भेजा गया था। आप नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैंने उपराज्यपाल को फाइल वापस करने के लिए लिखा था, जिसमें कहा गया था कि यह नियमों का उल्लंघन करके सीधे उन्हें भेजी गई थी। कल बुधवार मैंने फिर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि किस नियम के तहत उन्होंने मेरी अनदेखी की और फाइल भेज दी। मैंने पत्र की एक प्रति उपराज्यपाल को भेजी। सचिव ने कहा कि मामला उपराज्यपाल के पास है और वह इस पर कार्रवाई करेंगे, शहरी विकास मंत्री ने दावा किया। उपराज्यपाल कार्यालय या मुख्य सचिव कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी है। आप नेता ने शुक्रवार को होने वाले मेयर चुनाव पर भी चिंता जताई और कहा कि उन्हें अभी तक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए फाइल नहीं मिली है। 7. दूसरे चरण में बंगाल में 98% बूथ क्रिटिकल, केंद्रीय बलों की 272 कंपनियां तैनात रहेंगी। 3 लोकसभा क्षेत्रों दार्जिलिंग, बालूरघाट और रायगंज में शुक्रवार को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दूसरे चरण में राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे, क्योंकि 98% मतदान केंद्र महत्वपूर्ण हैं। 26 अप्रैल को होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 3 निर्वाचन क्षेत्रों दार्जिलिंग, बालूरघाट और रायगंज में बहुकोणीय मुकाबले होंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में बालूरघाट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सुकांत मजूमदार, भाजपा के दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्ता, टीएमसी रायगंज के उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी शामिल हैं, जो भाजपा के विधायक थे। राजू बिस्ता का मुकाबला भाजपा के करसियांग विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा से है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 8. पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में दिन का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, लू की स्थिति और तेज होने की आशंका, IMD। राज्य भर में दोपहर के दौरान आर्द्रता का स्तर 20-40% के बीच कम रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को भीषण गर्मी के लिए 3 जिलों पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बर्दवान और पश्चिम मिदनापुर को रेड अलर्ट खतरे पर रखा है। शुक्रवार से बांकुरा और झारग्राम के भी हीटवेव की स्थिति के लिए रेड अलर्ट के तहत आने की उम्मीद है। कोई राहत नजर नहीं आ रही है। अनुमान है कि गंगा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल दोनों में अगले 3 दिनों में दिन के तापमान में धीरे धीरे 13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। राज्य भर में दोपहर के दौरान आर्द्रता का स्तर 20-40% के बीच कम रहने की उम्मीद है। 9. लड़ाकू चिकित्सा सहायता पर अनुसंधान के लिए एएमसी लखनऊ में नया सैन्य चिकित्सा संस्थान स्थापित किया गया। संस्थान की स्थापना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना के जवानों की बड़ी तैनाती हुई है और लड़ाकू चिकित्सा सेवाएं परिचालन तत्परता बढ़ाएंगी। DGFMS पुणे में एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थे, जहां सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच के 112 मेडिकल स्नातकों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्त किया गया था। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने गुरुवार को कहा कि आर्मी मेडिकल कोर एएमसी सेंटर और कॉलेज लखनऊ में सैन्य चिकित्सा संस्थान स्थापित किया गया है, जो लड़ाकू चिकित्सा सहायता के सभी पहलुओं पर शोध करेगा। संस्थान की स्थापना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना के जवानों की बड़ी तैनाती हुई है और लड़ाकू चिकित्सा सेवाएं परिचालन तत्परता बढ़ाएंगी। 10. चुनाव अधिकारियों का कहना है कि वोटों के बदले फंड मामले में अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई, आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। मैंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा की गई कथित टिप्पणियों का वीडियो बार देखा है। बारामती लोकसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर कविता द्विवेदी ने आज इस अखबार को बताया, मैंने पाया है कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते इंदापुर में डॉक्टरों और अधिवक्ताओं की एक रैली में अजीत पवार ने कहा, आप जितना चाहें उतना धन प्राप्त करने में मैं आपकी मदद करूंगा।
लेकिन अगर आपको हमसे फंड मिल रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के आगे वाला बटन दबाएंगे। बारामती लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को उनकी कथित वोट के बदले फंड टिप्पणी पर क्लीन चिट दे दी है। आरओ ने कल राज्य चुनाव आयोग को भेजी एक रिपोर्ट में कहा कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली में की गई टिप्पणी के माध्यम से अजीत पवार द्वारा आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। मैंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कथित टिप्पणी का वीडियो बार बार देखा है। मैंने पाया है कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, बारामती लोकसभा क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी कविता द्विवेदी ने आज इस अखबार को बताया। 11 दिल्ली एचसी ने जय अनंत देहादराई को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी। देहादराई ने दावा किया था कि जब उन्होंने मोइत्रा को अनधिकृत रूप से उनकी लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल किसी तीसरे पक्ष को प्रदान करने के लिए अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के बारे में सीबीआई में शिकायत दर्ज की तो उन्होंने उनके खिलाफ बदनामी और दुर्व्यवहार का एक निरंतर अभियान शुरू कर दिया। अधि शांति प्रसाद के रूप में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ अपना मानहानि का मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। देहादराई ने अपने मुकदमे में दावा किया था कि जब उन्होंने मोइत्रा को उनके लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल किसी तीसरे पक्ष को अनाधिकृत रूप से प्रदान करने के लिए अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में शिकायत दर्ज की तो उन्होंने बदनामी का एक निरंतर अभियान शुरू कर दिया और दुर्व्यवहार उसके खिलाफ झूठे अपमानजनक बयान प्रसारित करने के लिए 12 आपने लोकसभा अभियान गीत जेल के जवाब में हम वोट देंगे लॉन्च किया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपना लोकसभा अभियान गीत जेल के जवाब में हम वोट देंगे लॉन्च किया। आप विधायक दिलीप पांडे द्वारा लिखित और गाया गया गाना यहां आप मुख्यालय में एक कार्यक्रम में पार्टी नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया। पार्टी के लोकसभा अभियान का नाम जेल का जवाब वोट से है। हमारे अभियान गीत हमेशा आम लोगों के मूड को प्रतिबिंबित करते हैं। यह गाना लोगों की भावना को दर्शाता है। गाने के बोल आज के समय में जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को दर्शाते हैं, पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि यह गाना उन खतरों को दर्शाता है जिनका लोगों को भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वे संविधान बदल देंगे। हमें उम्मीद है कि यह गाना लोगों को पसंद आएगा। केजरीवाल को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 13 पश्चिम बंगाल भाजपा को 3-0 का स्कोर दोहराने की उम्मीद है। उसे पहाड़ी से लेकर सीमावर्ती जिलों तक टीएमसी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग में स्थानीय गठबंधनों का खेल, विकास की पिच, रायगंज में 3 दलबदलू मैदान में, बालूरघाट में बंगाल भाजपा प्रमुख के खिलाफ टीएमसी ने एकजुट होकर मोर्चा संभाला। सिलीगुड़ी में लोकसभा चुनाव से पहले एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दार्जिलिंग से पार्टी उम्मीदवार गोपाल लामा के साथ टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने के साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के सोमवार को 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के बाद स्कूल नौकरियों का घोटाला फिर से सुर्खियों में आ गया है। राज्य में सरकारी स्कूल 3 सीटों में से दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने पिछली 2 सीटें नहीं जीती हैं। दोनों बांग्लादेश की सीमा से लगती हैं क्योंकि वह 2011 में राज्य में सत्ता में आई थी। दूसरी ओर भाजपा ने जीत हासिल की थी पिछले लोकसभा चुनाव में तीनों सीटें। 14 कांग्रेस में असमंजस की स्थिति, एमपी चरण 2 के गढ़ों में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर, खजुराहो में वॉकओवर पर नजरें। इन सभी सीटों को भाजपा का गढ़ माना जाता है जो 2003 से दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक 14 महीने के अंतराल को छोड़कर राज्य में शासन कर रही है, जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सत्ता में थी। बुंदेलखंड क्षेत्र की खजुराहो सीट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मैदान में हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी सपा की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद एक तरह से वॉकओवर मिल गया है। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होना है, जो इस विशाल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सभी सीटों को भाजपा का गढ़ माना जाता है, जो 2003 से दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक 14 महीने के अंतराल को छोड़कर राज्य में शासन कर रही है, जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सत्ता में थी। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी।
15 राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस अपने ही उम्मीदवार से लड़ती है, जबकि उसकी क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी बीजेपी को मात देती है। बीएपी, जिसका गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था, इस सीट पर एक दावेदार के रूप में उभर रही है, खासकर पिछले साल के विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद, जहां उसने 3 सीटें जीती थीं। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय बाएं और कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के मध्य में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा और 8 महीने पुरानी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को इसके खिलाफ प्रचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उसका अपना उम्मीदवार। कांग्रेस को फरवरी में एक बड़ा झटका लगा, जिससे वह बांसवाड़ा में दौड़ से लगभग बाहर हो गई, जहां शुक्रवार को मतदान है, जब बागीदौरा से 4 बार के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने 150 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। मालवीय अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 16 केरल में कांग्रेस वामपंथियों के बीच लड़ाई, बीजेपी पूरी तरह से रिंग में। सीपीआई एम ने कांग्रेस की चुप्पी पर हमला करने के लिए सीए का मुद्दा उठाया, क्योंकि कांग्रेस ने वामपंथियों पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया। खाता खुलने की उम्मीद में बीजेपी ने ईसाई वोटरों को लुभाया। तिरुवनंतपुरम, कांग्रेस नेता शशि थरूर और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के उम्मीदवार। 2019 के चुनावों में यूडीएफ ने राज्य में 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था। चूंकि पूरे केरल में शुक्रवार को 20 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में मतदान हो रहा है, इसलिए लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बनी हुई है। उनकी प्रमुख पार्टियां सीपीआई एम और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में भागीदार हैं, लेकिन राज्य में मुकाबला दोनों के बीच ही कांटे का रहा है और बीजेपी एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभरकर इसे त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है। कुछ सीटों पर 2019 के चुनावों में यूडीएफ ने राज्य में 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था। राहुल के दोबारा टिकट पर आने से यूडीएफ को 2019 में अपना प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीद होगी। 17 कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस को कल मिलेगी पहली बड़ी चुनौती, कांग्रेस ने कल्याण पर लगाया दांव। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है, लेकिन प्रचार के दौरान कोई भी जबरदस्त कारक सामने नहीं आया। मोदी फैक्टर, भाजपा जनता दल, सेकुलर गठबंधन, कांग्रेस की कल्याण गारंटी, जीवन यापन की उच्च लागत, दूर हुबली में एक युवा महिला की हत्या और संविधान को बदलने का डर, ये सभी अंतर्निहित धाराएं हैं। क्षेत्र 2019 में जब कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को किनारे करने के लिए मोदी फैक्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे सामने आए, तो भाजपा ने 14 में से 11 सीटें बड़े अंतर से जीती। 14 में से केवल 2 सीटों पर अंतर कम था। इस बार अपने पक्ष में कोई जबरदस्त कारक नहीं होने के कारण भाजपा को जेडीएस के साथ बड़े पैमाने पर सहज गठबंधन से मदद मिल रही है, जिसका दक्षिण कर्नाटक में प्रमुख वोकपालिका समुदाय के बीच एक बड़ा आधार है, जिसमें पीएम मोदी को समर्थन प्राप्त है। मध्यम वर्ग पार्टियों के लिए सोने पर सुहागा है। 18 महाराष्ट्र की 8 सीटों पर बदलते जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों पर विपक्ष का ध्यान सत्तारूढ़ एनडीए को अस्थिर कर रहा है। वास्तव में विपक्ष कई सीटों पर अभियान को अति स्थानीय बनाए रखने में कामयाब रहा, जिससे उम्मीदवार की कार्यप्रणाली, दक्षता और स्थानीय कनेक्शन को मुद्दा बनाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमरावती में एक रैली की, लेकिन बाकी प्रचार का नेतृत्व स्थानीय पार्टी नेताओं ने किया। महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर, जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, चर्चा में बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें पारंपरिक जाति समीकरणों में बदलाव, मुखर ग्रामीण मतदाताओं का उदय और स्थानीय कारकों का प्रभुत्व शामिल है। शायद इन नए कारकों में सबसे महत्वपूर्ण मराठवाड़ा के मराठा समुदाय के बीच मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के निर्देशों के मद्देनजर शांत लहर है, जिसमें मराठा मतदाताओं से अपील की गई है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार को जिताने में मदद करने के बारे में न सोचें, बल्कि हराने के बारे में सोचें। जो लोग मराठों को ओबीसी दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। 19 चरण सिंह के क्षेत्र बागपत में रालोद और भाजपा ने गैर परिवार के सदस्य को टिकट देना फायदे में बना दिया है। राजकुमार सांगवान, एक जमीनी स्तर के रालोद कार्यकर्ता जिन्होंने कभी चरण सिंह के साथ काम किया था, को भारत की वंशवादी राजनीति के प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। रालोद की प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा मित्र के साथ मजबूत शुरुआत। 1977 के बाद या लगभग 50 वर्षों में पहली बार बागपत लोकसभा सीट पर चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं है।
लेकिन उम्मीदों के विपरीत यह राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जो 2019 में बागपत से हार गए थे, उनके दोबारा चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। उन्होंने 66 वर्षीय राजकुमार सांगवान की जगह मैदान में उतारा। इतिहास में पीएचडी रखने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर एक प्रेरित पसंद थे, जो शुरू से ही चरण सिंह के करीबी सहयोगी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर की, जिन्हें कभी रालोद से टिकट नहीं मिला। आरएलडी की नई सहयोगी भाजपा ने विपक्ष की वंशवादी राजनीति के साथ तुलना करने के लिए इसका सहारा लिया, विशेष रूप से उस छोर पर अकेले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्य हैं। 20 एनआईए ने पिछले साल ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक मार्च 2023 में लंदन में हुए हमले 18 मार्च 2023 को खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के प्रतिशोध में किए गए थे। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और उच्चायोग परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पिछले साल 22 मार्च को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा के सिलसिले में ब्रिटेन के निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के हाउंसलो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को 22 मार्च 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब तक की जांच से पता चला है कि 19 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं और 22 भारतीय मिशनों और उसके अधिकारियों पर भयानक हमले करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, एनआईए प्रवक्ता ने कहा। 21 उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा, शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश लागू करें। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को स्कूलों में शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए एनसीपीसीआर द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश जीसीपी लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस एन सुब्रमण्यम ने कामाची शंकर अरुमुगम द्वारा दायर एक याचिका पर हाल ही में अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया, जिसमें एनसीपीसीआर द्वारा प्रदान किए गए जीसीपी को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि दिशा निर्देशों को पूरे तमिलनाडु के सभी शैक्षणिक संस्थानों और जिला शैक्षिक अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें बदले में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जा सके। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में सेमिनार जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए जिला शैक्षिक अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। 22 वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव में 500 आध्यात्मिक नेता शामिल हुए। 14 से 17 मार्च तक आयोजित आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के सभी धर्मों और विश्वास के स्कूलों के आध्यात्मिक संगठनों के 500 सबसे प्रमुखों की मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और सभी उम्र और वर्ग के लोगों को उनके दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में मदद करना था। गैर लाभकारी संगठन हार्टफुलनेस के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में हैदराबाद के पास कान्हा शांति वनम में 4 दिवसीय वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव की मेजबानी की। 14 से 17 मार्च तक आयोजित आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के सभी धर्मों और विश्वास के स्कूलों के आध्यात्मिक संगठनों के 500 सबसे प्रमुखों की मेजबानी की गई। अपने विषय के रूप में आंतरिक शांति से विश्व शांति के साथ आध्यात्मिक मंडली में करीब 1 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और सभी उम्र और वर्ग के लोगों को उनके दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में मदद करना था। 23 एप्पल ने ओपनएल्म ओपन सोर्स भाषा मॉडल का अनावरण किया, जो ऑन डिवाइस कार्यों के लिए है। भले ही तकनीकी दिग्गज एआई हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एप्पल धीमा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, एप्पल काफी समय से ए पर काम कर रहा है। चूंकि यह ब्रांड गोपनीयता का पर्याय है, इसलिए इसकी भव्य योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि हाल ही में एप्पल ने ओपनएल्म नाम से एक जेनरेटिव ए मॉडल पेश किया है, जिसने कथित तौर पर सार्वजनिक डेटा पर प्रशिक्षित कई अन्य भाषा मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ओपनएल्म छोटे ओपन सोर्स भाषा मॉडल का एक परिवार है, जिसे आईफोन और मैक जैसे उपकरणों पर कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्पल का दावा है कि ओपनएल्म एक अत्याधुनिक भाषा मॉडल है, जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल की प्रत्येक परत के भीतर मापदंडों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने के लिए परतवार स्केलिंग रणनीति का उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सटीकता में वृद्धि होती है।
कथित तौर पर ओपनएआई में 4 अलग अलग पैरामीटर आकारों के साथ 8 मॉडल शामिल हैं, 270M, 450M, 1.1B और 3B, जिनमें से सभी सार्वजनिक डेटासेट पर प्रशिक्षित हैं। 24 डेल ने RTX 4090 मोबाइल ग्राफिक्स के साथ एलियनवेयर X16R2 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया। एलियनवेयर X16R2 में इंटेल कोर अल्ट्रा 9 CPU, एनवीडिया GeForce RTX 4090 ग्राफिक्स और 240Hz QHD डिस्प्ले के साथ टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स का दावा किया गया है। लैपटॉप में 240Hz 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। डेल ने शुक्रवार को अपने नवीनतम प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग लैपटॉप एलियनवेयर X16R2 की घोषणा की। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185Hz CPU और एनवीडिया GeForce RTX 4090 मोबाइल ग्राफिक्स द्वारा संचालित यह वर्तमान में देश के सबसे सक्षम गेमिंग लैपटॉप में से एक है। क्रायोटिक कूलिंग समाधान के साथ जोड़ा गया, जिसमें वाष्प कक्ष प्रौद्योगिकी और एक क्वाड फैन डिजाइन शामिल है। यह लैपटॉप तेजी से गर्मी अपव्यय के लिए तरल थर्मल पेस्ट एलिमेंट 31 का उपयोग करता है। 25 तिब्बतियों ने भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों से पंचेन लामा के ठिकाने के बारे में बीजिंग पर दबाव बनाने का आह्वान किया। निर्वासित तिब्बती सरकार ने गुरुवार को भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों से बीजिंग पर पंचेन लामा गेधुन चोई के निमा के ठिकाने का खुलासा करने के लिए दबाव डालने और लगभग 29 साल पहले चीन में उनके लापता होने की जांच के लिए एक स्वतंत्र तथ्य खोज आयोग को अनुमति देने का आह्वान किया। यह मांग हिमाचल प्रदेश के इस शहर में चोई की निमा की 35वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में की गई थी, जो दलाई लामा द्वारा तत्कालीन 6 वर्षीय पंचेन लामा के पुनर्जन्म की घोषणा के ठीक 3 दिन बाद गायब हो गए थे। प्रमुख तिब्बती नेताओं द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में विदेशी सरकारों और संयुक्त राष्ट्र से चीन में अपने राजदूतों को 11वें पंचेन लामा से मिलने, उनके ठिकाने और भलाई का पता लगाने का निर्देश देने का आह्वान किया गया। पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के सिक्योंग या राजनीतिक प्रमुख पेम्पा त्सेरिंग ने सैकड़ों तिब्बतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की उपस्थिति में कहा, हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि पंचेन रिनपोचे अभी भी जीवित हैं या नहीं। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।